जय स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था वेव पार्टिकल डुअलिटी और स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन के बारे में। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके एटमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन, नोड और एंटी नोड के बारे में पढ़े। लेट स्टार्ट्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो होता है वो एटम के स्ट्रक्चर को बताता है, जो कि वेव पार्टिकल डुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये कहता है कि जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो होता है वो उसका कुछ ही स्पेसिफिक वैल्यू होता है। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं? एनर्जी जो होता है nth ऑर्बिट का होता है। अगर हम -13.6 Z²/n², ये बोर्स मॉडल से हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, ये यूनिट भी यहाँ पे ध्यान रखना है। एनर्जी का अलग अलग एक्सप्रेशन अलग अलग यूनिट में आता है। वही अगर हम जूल पर एटम में लेंगे तो -2.18 × 10⁻18 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जूल पर एटम होगा। ठीक है, फिर एनर्जी जो होगा किलो जूल पर मोल में होगा -1.313 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल। अब ये अलग अलग यूनिट में अलग अलग इसका वैल्यू आता है। हम चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल पर एटम या किलो जूल पर मोल में वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले तो फर्स्ट ऑर्बिट में वैल्यू आएगा -13.6 1² यानी ये वैल्यू मेरा आएगा सॉल्व करने के बाद -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वही अगर हम सेकेंड ऑर्बिट में निकालें तो ये एनर्जी आ जाएगा -13.6 1/2², ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। थर्ड ऑर्बिट के लिए यही एनर्जी लेवल जो हो जाएगा वो हो जाएगा -13.6/9 यानी -1.51। तो हम देख सकते हैं कि सब सारे ऑर्बिट का अलग अलग स्पेसिफिक वैल्यू होता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अलग होता है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए अलग होता है, थर्ड ऑर्बिट के लिए अलग वैल्यू आता है। इसका अर्थ है कि एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्वांटाइज्ड होता है, कैन हैव ऑल ए स्पेसिफिक वैल्यू। तो के सेल के लिए अलग हो गया, एल सेल के लिए अलग हो गया, एम सेल के लिए अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होता है वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का और स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन। जैसे हमारे पास स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन था, पहले भी हम लोग पढ़े हुए स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या है स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन। ये स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन है। डो स्क्वायर साई बाय डो x², डो स्क्वायर साई बाय डो y², डो स्क्वायर साई बाय डो z² प्लस 8π² m e - v साई भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है बाई h² = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व किए थे तो हमारे पास ये आया था एक्सप्रेशन। इसमें इसको डेल स्क्वायर कहते हैं या लैप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं, पढ़ाया था ऑपरेटर। एक मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर होता है जो कि गिवन मैथमेटिकल फंक्शन को दूसरे मैथमेटिकल फंक्शन में कन्वर्ट करता है। इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर आया था हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एनर्जी का एक्सप्रेशन। अभी एनर्जी का एक्सप्रेशन जो होता है वो हमको अलग अलग वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद। क्या क्या वैल्यू आ सकता है देखते हैं एनर्जी का अगर वन डायमेंशनल में कहें तो वैल्यू आता है n² h² 8ml²। ये इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वन डायमेंशनल के लिए जैसे 1l, अगर इसका लेंथ l है, अगर l लेंथ वाला है ये, तब ये यूज़ करेंगे। वही अगर 2D में है तो यही वैल्यू जो होगा, अगर l लेंथ का ले तो nx² + ny² हो गया। वही 3D में ले, 2D है ये 3D में ले ये हो गया h² / 8ml² nx² + ny² + nz²। अब से हम ग्राउंड स्टेट का एनर्जी निकालना चाहें 3D में, यदि 1 1 1 का, तो यही वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 3h² 8ml², जहाँ पे nx भी 1 है, ny भी 1 है और nz भी 1 है। इन सबको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा। वही अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालें तो ये हो जाएगा 1 to 1, यानी सॉल्व करने के बाद आ जाएगा h² / 8ml², 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा 6h² / 8ml²। इसका डीजेनरेसी या कितना डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी लेवल। जैसे 1 to 1 का टोटल डीजेनरेट ऑर्बिटल हो जाएगा, एक ये हो सकता है जो सेम वैल्यू एनर्जी का देगा वो सारा डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, 2 1 1 यानी ये इसके डीजेनरेट हो गए, सारे का एनर्जी लेवल सेम आएगा 6h² 8ml², तो डीजेनरेट ऑर्बिटल हो गया। तो एनर्जी का अलग अलग एक्सप्रेशन है, ये 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन। ये स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही आया है। तो ये क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को बताता है, क्वांटाइज एनर्जी स्टेट को बताता है।
अब हम लोग जो पढ़े थे हाइजेनबर्ग या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उसमें पढ़े थे कि किसी भी, जब हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो वेव कैरेक्टर है वो सिग्निफिकेंट है, वेव कैरेक्टर जो होता है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और जब हम वेव कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं तो मानते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट वेलोसिटी, दीज टू क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइन एट द सेम टाइम, आइदर वी कैन कैलकुलेट पोजीशन और मूवमेंट। यानी कि किसी भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल का या तो हम पोजीशन निकाल सकते हैं या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या किसी एक क्वांटिटी को ही हम लोग एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म जो हो जाता है वो अनसर्टेन हो जाता है, और ये भी जो होता है वेव पार्टिकल डुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे डेल एक्स जो होता है वो होता है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। यहाँ पे मानते हैं कि पोजीशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो अनसर्टेन होता है, अगर पोजीशन सर्टेन है तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, यानी कोई एक क्वांटिटी अनसर्टेन होगा, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। ठीक है, फिर डेल पी बोले तो ये हो गया अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब ये इसमें से क्या होता है, कोई एक क्वांटिटी सर्टेन है, जैसे डेल एक्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल पी होगा, यानी अनसर्टेनिटी अगर पोजीशन में बढ़ेगा तो अनसर्टेन मोमेंटम में डिक्रीज करेगा। यानी अगर दूसरे टर्म में कहे कि अगर डेल एक्स जो होता है वो इन्फिनाइट होगा, यानी इन्फिनाइट को अप्रोच करेगा, तो डेल पी विल अप्रोच जीरो, यानी कि ये अनसर्टेन अगर है, ये अनसर्टेन हो रहा है, तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा वो सर्टेन हो जाएगा, यानी कोई एक ही क्वांटिटी सर्टेन होता है। और यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बेसिस मान के हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप करने में यही कॉन्सेप्ट आया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि वेव जो होता है वो डिफ्रैक्शन शो करता है और इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, और डेविसन और जर्मन नाम के दो साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी वेव कैरेक्टर दिखाता है। तो ये हो गया हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे ये फ़ायदा है कि ये हम बता सकते हैं, पहले वाले केस में जो बोर्स मॉडल में था हम लोग एग्जैक्ट रेडियस निकाल रहे थे, एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल रहे थे, लेकिन ये जो डेफिनेट पाथ या ट्रेजेक्ट्री होता है एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, ये नहीं होगा, ना इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेट लोकेशन होगा, नो डेफिनेट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होगा, बट कहाँ पे होगा ये कहना मुश्किल होता है। तो ये भी जो बेसिस है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, जिसमें हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेट लोकेशन नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलने की संभावना, एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, बट यही मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो होता है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साई। साई को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कहते हैं। साई इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन। साई जो होता है वो कहलाता है एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है, अब ये जो होता है वो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे हम ऑर्बिट के बारे में पढ़ रहे थे, ऑर्बिट क्या है, द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट, सेल और एनर्जी लेवल। जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट होता है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि द रीजन और स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू बी मैक्सिमम अबाउट 90 to 95%, यानी कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम होती है अबाउट 90 to 95%, वो पॉइंट कहलाता है ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस भी क्या होता है, ऑर्बिट सर्कुलर इन शेप होता है जबकि ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है। ऑर्बिट जो होता है वो बोर्स के एटॉमिक मॉडल को फॉलो करता है, यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड होता है, जबकि ऑर्बिटल जो होता है वो वेव पार्टिकल डुअलिटी यानी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो फिर साई से हम लोग क्या क्या कहते हैं, साई को एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कहते हैं। ये ऑर्बिटल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करता है। ये 3 क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, एन, एल और एम। यहाँ पे एन जो हो गया वो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर होता है सेट ऑफ इंटीजर जो कि सारे एस्पेक्ट को कवर करता है, इलेक्ट्रॉन्स के सारी चीज़ को बताता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ इंटीजर विच कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। 4 क्वांटम नंबर होता है, एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल से रिलेटेड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल यानी कि ऑर्बिट से रिलेटेड है।
एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल से रिलेटेड है, इसको हम लोग कहते हैं एल से डिनोट करते हैं एजीमुथल को, और एम को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस जो होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है, स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है, एस इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस साई में 3 पार्ट है, एन, एल और एम। तो जितना भी इंफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के बारे में वो स्टोर होता है किसमें, और एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन यानी साई में, और इससे हम सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हमको लिखना हो 1s के बारे में, अगर हमको 1s के बारे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे 1s है तो n इसके लिए 1 हो जाएगा, l जो होगा वो 0 हो जाएगा, और m 0 हो जाएगा। कैसे ये 1 0 0 वैल्यू पुट कर दी, तो याद रखो कि 1 जो होता है ये n का वैल्यू ये इससे हम पता करते हैं, इसके 2s बोलेंगे तो इसका n का वैल्यू 2 हो जाएगा, इसलिए n का वैल्यू 1 हो गया। 3s बोले तो n का वैल्यू इसके लिए 3 हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो जाएगा। अच्छा, l का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है s के लिए, 1 होता है p के लिए, 2 होता है d के लिए, और f के लिए l का वैल्यू जो होता है 3 होता है। यानी ये वैल्यू याद रखना है, 0 1 2, 0 से याद रखो, 0 मतलब स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब s, मतलब s से 1, s जो हो गया 0 हो गया, p 1 d 2। ठीक है, तो 1s है प्लस l2 प्लस l, तो इसका अर्थ है अगर l 0 है तो m का वैल्यू भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब अगर हम साई 1s को इस तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा साई 1 0 0। सिमिलरली साई 2s लिखे तो इसके लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, l का वैल्यू s के लिए 0 होता है, और m का वैल्यू -l2 प्लस l होता है। ठीक है, इससे ये भी बता सकते हैं कि n ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर। किसी भी ऑर्बिटल को कैरेक्टराइज करने के लिए वी नीड 3 क्वांटम नंबर। याद रखो n सेल बताता है, n और l जो होता है वो सब सेल बताता है, n l और m जो होता है वो ऑर्बिटल बताता है, और अगर चारों क्वांटम नंबर दिया हो यानी स्पिन क्वांटम नंबर दिया हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। एक चीज़ और कि हम साई से ये 3 क्वांटम नंबर तक तो डिराइव कर सकते हैं, यानी जो चौथा क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय सॉल्विंग स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन। यानी कि स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम n निकाल सकते हैं, l निकाल सकते हैं, m निकाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ s। ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। इसी तरीके अगर हमको अगर 2p लिखना है तो p का वैल्यू साई 1 साई 2 1 1 हो सकता है, साई 2 1 0 हो सकता है, साई 2 1 -1 हो सकता है। तो ये 3 वैल्यू आ सकता है, क्योंकि l का वैल्यू जो होता है 1 होता है p के लिए, तो m का पॉसिबल वैल्यू -1 0 और +1 हो सकता है। इस तरीके से हम लोग साई को सॉल्व करके n और l और m का वैल्यू बता सकते हैं। साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन ये सिंपली जो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव बताता है। साई जो होता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। साई से चाहे तो हम, साई जो होता है वो एक्चुअली 2 पार्ट का बना होता है, जैसे अगर हम इसको तोड़ के लिखें, एक कहलाता है रेडियल वेव फंक्शन और एक कहलाता है एंगुलर वेव फंक्शन। ये हो गया रेडियल वेव फंक्शन और ये हो गया एंगुलर वेव फंक्शन। जैसे हम लिखते हैं साई को तोड़ के, साई n l और m लिखते हैं, तो इसको रेडियल पार्ट जो होता है 2 क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है n और l पे, और एंगुलर पार्ट जो होता है वो 2 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है l और m पे। ठीक है, तो अगर हम साई 1 1 0 0 लिखे तो उसको रेडियल तोड़ के लिखे तो क्या होगा, ये 1 0, एंगुलर पार्ट अगर लिखे थीटा एंड फाई है तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो गया साई 1 1 0। इस तरीके से हम तोड़ के इसको लिख सकते हैं। तो रेडियल पार्ट और एंगुलर वेव फंक्शन, यानी रेडियल वेव फंक्शन एंगुलर वेव फंक्शन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेडियल वेव फंक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट होता है 2 वेव फंक्शन का, एक रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन का। इसी से कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि अगर हमको रेडियल वेव फंक्शन, तो रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड करेगा n और l पे, ये डिपेंड करेगा n और l पे, यानी कि n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l जो हो गया वो हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, वही अगर एंगुलर पार्ट है यानी एंगल वाला पार्ट है तो एंगुलर पार्ट l पे डिपेंड करेगा और
m पे डिपेंड करेगा। जैसे ये थीटा है, ये एंगुलर पार्ट से होगा, और रेडियल पार्ट बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो रेडियल वेव फंक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड किया, एन और एल पे। ये डिपेंड किया है एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे पॉइंट बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। हम लोग साई और साई स्क्वायर के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे नोड क्या होता है। नोड, नोड किसको कहते हैं? नोड सिंपली डिफाइन करते हैं कि द रीजन ऑफ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू बी जीरो, यानी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जीरो होती है उस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं। हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं, साई स्क्वायर डी टॉ। ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव कहलाता है, जिसमें साई जो हो सकता है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, यानी साई में हैव रियल और इमेजिनरी वैल्यू। जैसे साई को अगर हम रियल फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इमेजिनरी फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। ये रियल फॉर्म हो गया और ये इमेजिनरी फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव है, इसको हम कहते हैं, अगर इसको साई स्टार कर दे तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहलाएगा साई का। कंजुगेट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे, जैसे जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका दो पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो ए हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो बी हो जाएगा, यानी ए प्लस आयोटा बी। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई का। तो साई इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये 1 होगा प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये ज़ीरो हो जाता है साई स्क्वायर डी टॉ, वो कहलाता है नोड। ये जिस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा वो पॉइंट कहलाएगा नोड। ठीक है, तो साई स्क्वायर क्या डिनोट करता है? ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। नोड दो तरीके का होता है, एक नोड होता है रेडियल नोड और एक को कहते हैं हम लोग एंगुलर नोड। क्योंकि पहले पता है कि साई जो होता है उसका दो पार्ट होता है, साई का दो पार्ट होता है, एक होता है रेडियल पार्ट और एक होता है एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है एन और एल पे, और एंगुलर पार्ट दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है एम और एल पे। साई को हम लोग कंप्लीट वेव फंक्शन भी कहते हैं, ये साई एन एल एम होता है। तो रेडियल नोड जो होगा वो दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा एन और एल पे, और एंगुलर नोड जो होगा वो एम और एल पे डिपेंड करेगा। रेडियल नोड का दूसरा नाम स्फेरिकल नोड भी होता है, इसको हम स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। ठीक है, रेडियल नोड क्या हुआ? द स्फेरिकल सर्फेसेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो और कॉल्ड रेडियल नोड। अब ये दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन कौन सा क्वांटम नंबर हमने पढ़े थे ऑलरेडी? फिर से इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। जैसे 1s है तो n हो जाएगा 1, l हो जाएगा 0, इसलिए रेडियल नोड जो हो जाएगा 1s में हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं होगा। वही 2s में अगर देखें तो n जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, l जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो रेडियल नोड जो होगा वो होगा 2 माइनस 0 यानी 1 हो जाएगा। तो रेडियल नोड n माइनस एल 1। अब अलग अलग केस में इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। अगर ns का निकालना हो तो रेडियल नोड हो जाएगा n माइनस 1, np का निकालना है तो रेडियल नोड हो जाएगा n माइनस 2। ठीक है, और अगर nd का निकालना है तो ये हो जाएगा n माइनस 3। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से याद रखना है तो। ठीक है, इसमें दिमाग क्या लगेगा कि np वाला है तो np जिसमें 3p है तो n यहाँ पे 3 हो जाएगा, l 1 हो जाएगा, m जो तो रेडियल नोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 1, यानी कि 3p में रेडियल नोड की संख्या 1 होगी। वही 2p में रेडियल नोड दिखना हो तो n माइनस 2 कर दो, यानी 2 माइनस 2 क्या होगा 0, यानी कि 2p में एक भी रेडियल नोड नहीं होगा। कोई एंगुलर नोड निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं L का। एंगुलर नोड जो होता है प्लेन हो एरिया होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है, और नोडल
एंगुलर नोड निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एंगुलर नोड इक्वल टू एल। अब क्योंकि एल पे डिपेंड कर रहा है तो सारा जो एस है उन सब के लिए एल का वैल्यू 0 होगा, पी के लिए जो होगा एल का वैल्यू 1 होगा, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होगा, एफ के लिए एल का वैल्यू 3 होगा। यानी फॉर ऑल एस ऑर्बिटल एल के लिए एल जो होगा वो 0 होगा, यानी कि सारा एस ऑर्बिटल इसमें एंगुलर नोड कितना होगा, एन एस में 0 होगा, एन पी में कितना होगा 1 होगा, एन डी में क्या होगा 2 होगा, और एन एफ में क्या होगा 3 होगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द वैल्यू ऑफ एन, यानी सारा एस है, सारा जो एस ऑर्बिटल होगा उन सारे में 0 एंगुलर नोड होगा, सारे एन एफ में 3 एंगुलर नोड होगा। तो इसका अर्थ है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कैसे? एस का अगर हम बनाते तो ये ऐसे बनाते फिगर, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल है विद ऑल एक्सिस, ये सारे एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड होता है, ये 1s, ठीक है। इसके अलावा जो होता है हम रेडियल नोड नोडल प्लेन निकालते हैं। नोडल प्लेन कैसे निकालते हैं? नोडल प्लेन इक्वल टू एल होता है, नोडल प्लेन इक्वल टू एल। ये प्लेन हो जैसे कि हम कोई भी ऑर्बिटल लें, ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल लें तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो जाए वो नोडल प्लेन कहलाता है। जैसे एन एस है तो नोडल प्लेन जो होगा, नोडल प्लेन एल के बराबर है तो एल जो होगा 1 0 हो जाएगा, एन पी के लिए एल का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि एन पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन है, एन डी में एल बराबर 2 हो जाएगा, एन एफ में एल इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो एंगुलर नोड 0 हो जाएगा एस में, पी में 1 हो जाएगा, डी में 2 हो जाएगा। नोडल प्लेन भी अगर कहें तो एस में 0 नोडल प्लेन, पी में 1 नोडल प्लेन, एन डी में 2 नोडल प्लेन, एन एफ में 3 नोडल प्लेन होगा।